हेलो एवरीवन। सो आई होप आपका एग्जाम काफी अच्छा गया होगा। पिछले एक डेढ़ साल में जो आपने मेहनत की है उसका फ्रूट, उसका रिजल्ट आपको जरूर मिला होगा। तो फर्स्ट व्यू अगर मैंने इस एग्जाम को देखा, जीएस के क्वेश्चन पेपर को देखा, तो इजी तो बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है, रीजन बीइंग कि अनकन्वेंशनल और बाउंसर्स बहुत थे, है ना। अनकन्वेंशनल की तरफ ऑल दो जो ऑप्शंस हैं, है ना, ऑप्शंस वर इजियर कि वन ओनली वन और टू, तो एलिमिनेशन मेथड कहीं ना कहीं काम कर रहा था। लेकिन जो क्वेश्चंस थे, क्वेश्चंस या फिर एरियाज या फिर थीम्स जहां से क्वेश्चंस उठाए गए थे, वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि सिर्फ और सिर्फ कन्वेंशनल सोर्सेज जो बच्चे पढ़ के जाते हैं उन्हीं में से हो। ठीक है, तो एग्जाम मॉडरेट टू टफ था। कट ऑफ में वो आपको रिफ्लेक्ट होगा और कट ऑफ भी हम प्रिडिक्ट करेंगे, लेकिन आफ्टर कंडक्टिंग अ सर्वे और सारी चीजें। अच्छा, इस पर्टिकुलर सेशन में हम बात करेंगे पॉलिटी और आईआर के क्वेश्चंस की। तो अगर हम देखें तो आईआर यानी कि इंटरनेशनल रिलेशंस और इंटरनेशनल बॉडीज का वेटेज थोड़ा सा बड़ा है प्रीलिम्स में इस बार फिर से, और पॉलिटी को उतना वेटेज नहीं मिला है। तो यूपीएससी ऐसे शिफ्ट करता रहता है चीजों को, तो डोंट वरी, डिस्कस करते हैं। अच्छा, ये जो क्वेश्चन पेपर हमारे पास है वो है डी। ठीक है, सेट डी जो सीरीज डी का क्वेश्चन पेपर है। तो हम डिस्कस करते हैं पॉलिटी का पहला क्वेश्चन। बोलता है कि एक्स वाज अड्रेसिंग अ सेमिनार ऑन मीनिंग ऑफ टर्म लॉ। तो हमें पता है कि आर्टिकल 13 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें लॉ का क्या मतलब माना जाएगा पार्ट 3 में, यानी कि फंडामेंटल राइट्स वाले पार्ट में उसके बारे में दे रखा है। तो इसमें दो व्यू पॉइंट्स ने दिए। एक तो एक्स है, वो बोलता है कि लॉ का मतलब होगा कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया वाज कॉम्प्रिहेंसिव, मतलब बोलता है कि बेसिकली लॉ का काफी ब्रॉड मीनिंग दिया गया है जो हम मानते हैं ना। उसमें ऑर्डिनेंसेस भी आएगा, उसमें ऑर्डर्स भी आएगा, और उसमें और भी खूब सारी चीजें आएंगी, ऑर्डिनेंसेस, ऑर्डर्स, इवन रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है, अब वाई यहाँ पे बोलता है कि लॉ का मतलब कस्टमरी यूजेस, है ना, जो कस्टमरी सोर्सेज ऑफ लॉ होते हैं वो भी माना जाएगा। तो यहाँ पे वाई की बात बिल्कुल सही है। अगर किसी ने भी ये, देखो ये इजी मैं इस क्वेश्चन को मानूंगा, क्योंकि अगर ये पर्टिकुलर आर्टिकल अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता है कि जो कस्टमरी सोर्सेज ऑफ लॉ होते हैं, है ना, जो आपके लीगली यानी कि रिटर्न में कहीं कोई स्टैट्यूटरी सोर्स से नहीं लॉ आ रहा है, लेकिन वो कोई कन्वेंशन है, कोई सोशल कस्टम है, तो वो भी आर्टिकल 13 के अंडर, पार्ट 3 के अंडर लॉ की डेफिनेशन में माना जाता है। तो अगर ऐसी कोई चीज फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट हो, फंडामेंटल राइट को वायलेट करे, तो वो नल एंड वाइड होती है। तो ऑब्वियसली इसका आंसर जो आपका रहेगा, इट इज वेरी क्लियर, इसका आंसर रहेगा आपका व्यू ऑफ वाई। क्योंकि एक्स ने यहाँ पे देखो डिनाई कर दिया, एक्स ने कन्विंस कर दिया है। बड़ा ट्रिकी सा इसके ऑप्शंस भी हैं कि एक्स, देखो पॉलिटी के क्वेश्चंस में इसने किया है, थोड़े ऑप्शंस में इनोवेट करने की कोशिश की है। तो ऑब्वियसली अगर आप देखें तो यहाँ पे इसका आंसर वाई का व्यू बिल्कुल सही है। वाई ने बोला हाँ आपकी बात सही है, लेकिन साथ में लॉ की मीनिंग में ये चीजें भी आएंगी। ठीक है, तो विच आर हैविंग फोर्स ऑफ लॉ। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो इसने कुछ अनटच्ड जो इग्नोर्ड एरियाज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, अगेन उन पे खेला है। तो बोलता है कि देयर इज नो आर्टिकल इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दैट स्पेसिफाइज दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विल बी ऑफिशियली कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नो, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बिल्कुल है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, आर्टिकल 398 395 समथिंग लाइक दैट, है ना। तो ये लास्ट वाले आर्टिकल्स जो है उनके ऊपर वो प्ले करा है यूपीएससी ने इस बार इस क्वेश्चन में। तो देर इज नो आर्टिकल इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दैट स्पेसिफाइज दैट इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1950 1935 स्टैंड रिपील्ड। तो इसके लिए भी आर्टिकल है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है ना। ये बोल रहा है कि ऐसा कोई आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में है ही नहीं। अच्छा, इस डेट के लिए कोई आर्टिकल है, बिल्कुल है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। ऑल द थ्री स्टेटमेंट आर नो, और देर इज नो करेक्ट स्टेटमेंट, तो इसका बी हो जाएगा आंसर। ऊपर वाले का आपने देखा था आंसर, हमने डी दिया है। ठीक है, तो देन नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, पर्सन विद डिसेबिलिटी, देखो ये बड़ा ही एलिमिनेशन से ये क्वेश्चन हो जा रहा था। इसमें ज्यादा आपको डिटेल में जाने की कोशिश करनी नहीं थी, जरूरत थी नहीं। तो देखो ये आपको तीनों में 111 दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा ये जो एक्ट था अगर आपको याद हो तो 2016 में पास हुआ था, 2018 में पास नहीं हुआ था, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई।
ये तीनों स्टेटमेंट्स आपकी एलिमिनेट हो गई, तीनों ऑप्शंस, और बचा बी। ठीक है? तो बाकी 2 स्टेटमेंट्स आपको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं थी, है ना? तो दिस इज़ माय अप्रोच। मैं जब अपना प्री लिखता था तो मैं इसी अप्रोच से चलता था, है ना? इट आल्सो सेव्स यू टाइम। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो बोलता है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, उसको एनालाइज करो। तो प्रोविजंस रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज, देखो एक आर्ट शेड्यूल 5 है, शेड्यूल्ड एरियाज और ट्राइबल एरियाज। तो यहाँ पे इसने फिफ्थ शेड्यूल लिख दिया है ना, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। हमें पता है कि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स जो एडीसीज बनती है वो सिक्स शेड्यूल के अंडर बनती है, फिफ्थ शेड्यूल के अंडर नहीं बनती है। लद्दाख वाज कंटिन्यूसली आस्किंग फॉर सिक्स्थ शेड्यूल स्टेटस, एंड सोनम वांगचुक थे, वो जेल भी गए थे। तो ये पहली स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो गई है। ठीक है? फिर बोलता है कि सम ट्राइब्स ऑफ इंडिया आर एंटाइटल्ड टू एग्जेम्पशन फ्रॉम पेइंग इनकम टैक्स ऑन सर्टेन इनकम्स। बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अच्छा एक चीज आप देखो कि ये कोई आपके लक्ष्मीकांत या फिर किसी कन्वेंशनल सोर्स से नहीं है ये स्टेटमेंट्स, है ना? तो थोड़ा सा अनकन्वेंशनल इसने खेला है यहाँ पे, और रिसेंट ईयर्स में यूपीएससी का ये ट्रेंड भी रहा है। ठीक है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन पंचायत। तो आर्टिकल 243 डी अगर आप पढ़ेंगे तो वही उसने डायरेक्टली यहाँ पे मेंशन कर दिया है। तो ये दोनों 2 और 3 सही है स्टेटमेंट। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। टू करेक्ट स्टेटमेंट्स दैट इंक्लूड स्टेटमेंट 2, तो ये इसका हो जाएगा। देखो स्टेटमेंट 1 तो आपकी इनकरेक्ट थी, ओनली 1 करेक्ट, ये भी इनकरेक्ट है। ऑल 3 आर भी इनकरेक्ट है। ठीक है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि मेंबर्स इन पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो क्वेश्चंस पूछते हैं उसके रिगार्डिंग, तो अनस्टार्ड क्वेश्चंस कौन से होते हैं जो रिटर्न में पूछे जाते हैं, और रिटर्न में अगर आप किसी से क्वेश्चन पूछोगे, रिटर्न में आपको जवाब आपके घर पे भेज देगा, आप उसको काउंटर क्वेश्चन उसी टाइम नहीं पूछ सकते, है ना? तो ये देखो सप्लीमेंट्री वाला इसने यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है। तो इन्होंने इसने कुछ नहीं किया है, स्टार्ड और अनस्टार्ड की डेफिनेशन को इसने इंटरचेंज कर दिया है ना। ये यूपीएससी की काफी पुरानी टैक्टिक है, ये ऐसे अक्सर करता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स आपकी गलत है। नो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन अनस्टार्ड क्वेश्चन, ये आपकी स्टेटमेंट सही है। तो ओनली वन करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे है। ठीक है? देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम जाएंगे, होपफुली मैंने आपको मार्क भी कर दिया, ऑल दो टाइम काफी ज्यादा ले रहा है ये, क्योंकि तो देखो, कंसीडर द स्टेटमेंट अबाउट द कमेटी ऑन वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। तो ये जॉइंट कमेटी है दोनों हाउसेस की। तो हमें पता है कि ज्यादातर जॉइंट कमेटीज जो होती है उसमें 20-10 का रहता है ना। तो यहाँ पे इसने एक ऑप्शन दे भी रखी है, उस पर चलेंगे। देखो, 20 मेंबर्स आर इलेक्टेड बाई राज्यसभा एंड 10 मेंबर्स बाई लोकसभा। बिल्कुल गलत स्टेटमेंट ये है। ठीक है? मेंबर्स ऑफ दिस कमेटी आर इलेक्टेड फ्रॉम बोथ द हाउसेस, चेयरपर्सन ऑफ कमेटीज अपॉइंटेड बाई। तो ज्वाइंट कमेटीज का अक्सर जो लोकसभा का स्पीकर होता है वो चेयरमैन को सेलेक्ट करता है, अपॉइंट करता है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। नो मिनिस्टर एक्सेप्ट, कोई भी पार्लियामेंट्री कमेटी हो, क्योंकि पार्लियामेंट्री कमेटीज का पर्पस ही क्या है, टू होल्ड द एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबल, है ना? उस डायरेक्शन में ये कमेटीज बनाई जाती है। तो कोई मिनिस्टर इनका मेंबर हो ही नहीं सकता, चाहे वो मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस ही क्यों ना हो। तो अगेन ये भी स्टेटमेंट आपकी गलत है। एंड मेंबर्स आर इलेक्टेड फॉर ए फिक्स टर्म ऑफ 2 years, नहीं, कमेटीज के मेंबर्स 1 साल के लिए होते हैं। तो अगेन आप देखेंगे, तो देर इज नो करेक्ट स्टेटमेंट, डी इसका आंसर हो जाएगा। हो सकता है मैं जल्दबाजी में अगर कोई गलती कर रहा हूं तो प्लीज कमेंट में आप जरूर बताइएगा, जरूर पॉइंट आउट कीजिएगा। अच्छा, मिशन सुदर्शन चक्रा, इसके देखो ये एक तरह का करंट अफेयर से ही रिलेटेड क्वेश्चन होगा ये आपका। तो इट एम्स टू एनहेंस इंडियाज एयर डिफेंस, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस एंड एरियल ऑफेंसिव। तो हमें पता है कि ये प्रोटेक्टिव और ऑफेंसिव दोनों के लिए है। तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। designed to enhance rapid, precise and powerful defense responses, reinforcing India's strategic autonomy। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। एंड जो 2035 तक, तो अगर किसी ने मिशन सुदर्शन चक्र के बारे में एक आध बार कोई आर्टिकल पढ़ा है न्यूज़पेपर में, करंट अफेयर फॉलो करते हो किसी अच्छे सोर्स से, तो ऑब्वियसली। अच्छा देखो, ऑप्शंस में भी आप हमेशा देखोगे, यूपीएससी अगर ऑल 3 होता है तो आजकल यूपीएससी क्या करने लगा है, वो इस ऑप्शन को ना डी में लाने की बजाय घुमा फिरा के ऊपर नीचे लेके जाता है। तो यहाँ से आपका बिल्कुल पक्का हो जाता है शक कि हाँ यही है ना? तो यहाँ पे यू कैन बी श्योर कि ए इज द आंसर फॉर दिस वन। एंड नेक्स्ट बात करता है, सॉरी,
आई थिंक ये थोड़ा रिपीट हो गया है 83 85 विल गो टू विल गो टू 86 नाउ ठीक है तो सी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रिवर ब्रिजेस कनेक्टिंग इंडिया विद नेबरिंग कंट्रीज तो हमें पता है सॉरी अगेन जो मैत्री सेतु है मैत्री सेतु है वो बिल्कुल इंडिया और बांग्लादेश के बीच में बना है लेकिन इसने ना इन दोनों चीजों को एक्सचेंज कर दिया है सबरूम इंडिया में है और रामगढ़ बांग्लादेश में है देखो ये आपको ना उसने बहुत ही ट्रिकी सी चीज में फंसाया है, क्योंकि रामगढ़ नाम की जगह बांग्लादेश में होना वैसे भी थोड़ा अजीब लगता है तो ये स्टेटमेंट उसने कुछ नहीं किया है स्टेटमेंट में थोड़ा सा उसने खेला है ना फैनी रिवर पे ही है ये मैत्री सेतु पहली स्टेटमेंट आपकी गलत है तो दो ऑप्शंस तो आपके निकल गए देखो इलिमिनेशन के काफी ज्यादा मौके उसने दिए गए थे वो हालांकि वो रिसेंट ईयर्स में ओनली वन ऑफ द स्टेटमेंट्स ओनली टू ऑफ द स्टेटमेंट्स ओनली थ्री ओनली फोर इस तरह से कर रहा था लेकिन यहाँ पे आज के इस साल के प्री में उसने थोड़ा सा ये आपको ऑप्शन दिया लेकिन क्वेश्चंस उसने जरूर अनकन्वेंशनल एरिया से उठाए हैं तो वहां पे उसने बैलेंस कर दिया है क्वेश्चन पेपर इज टफ मॉडरेट टू टफ ये रहेगा कट ऑफ अगर मैं अभी देखूं मोटा मोटा अभी तो देखो कुछ कह नहीं सकते ये ब्लाइंड गैस नहीं देना लेकिन अगेन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं 95 प्लस माइनस 90 प्लस माइनस 5 इसी रेंज में रहेगी है ना 85 तक भी जा सकती है 95 तक की भी जा सकती है 100 किसी भी हालत में नहीं होगी कट ऑफ ठीक है तो नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज ये म्यांमार में नहीं है ये नेपाल के साथ है तो अगेन ये स्टेटमेंट भी आपकी गलत है और मेची ब्रिज देखो यहाँ पे इस स्टेटमेंट तक जाने की आपको जरूरत ही नहीं है ठीक है क्यों जरूरत नहीं है दोनों स्टेटमेंट गलत हो गए जब टू वाला ऑप्शन भी आपका एलिमिनेट हो गया वन वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया बचा क्या थ्री ओनली ठीक है तो अगर आपको ये नहीं भी पता है तो भी इट इज ओके लेकिन अगेन देखो आईआर का अगर आप डिटेल में आईआर करंट अफेयर फॉलो करते हैं तभी आप इस पे थोड़ा सा कर सकते हैं ठीक है और जैसे हम इंडिया म्यांमार रिलेशन इंडिया नेबरहुड रिलेशंस पढ़ते हैं तो उसमें छोटी छोटी चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह करते हैं तभी आप इस क्वेश्चन से डील कर पाएंगे अदरवाइज ये क्वेश्चन जिन लोगों ने आईआर पे इतना फोकस नहीं किया है उनके लिए टफ की कैटेगरी में आपको डालूंगा इस क्वेश्चन को मैं और अच्छा जीरो एफआईआर पे शायद पहले भी क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुका है तो जीरो एफआईआर होती क्या है हमें पता है कि ऐसी एफआईआर होती है देखो अक्सर क्या होता था कि एफआईआर उसी एरिया में जहां पे क्राइम हुआ है उसी थाने में करी जा सकती थी इसलिए जीरो एफआईआर का कॉन्सेप्ट आया है कि भाई किसी और थाने में भी जिसके एरिया में ऑफेंस नहीं हुआ है वो भी कर सकता है तो ये पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है अच्छा पहली स्टेटमेंट सही हो गई तो आप यहाँ पे देखेंगे कि एक तो ये आपका एलिमिनेट हो गया है ना इनिशियली और ये दोनों एलिमिनेट हो गए अब अगर हम देखें ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन वेयर जीरो एफआईआर हैज बीन लॉस्ट मे we may with the permission of the competent authority initiate the preliminary inquiry तो उसको ऑफिसर इंचार्ज को क्यों चाहिए परमिशन ठीक है तो इसको फिलहाल छोड़ देते हैं स्टेटमेंट को तीसरी स्टेटमेंट देख लेते हैं इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर इन्फॉर्मेंट टू फर्निश इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिकली ऐसा नहीं है ना आप किसी भी तरह से एफआईआर करवा सकते हैं जरूरी थोड़ा ऑनलाइन आप करवाओगे तो तीसरे वाले दोनों ऑप्शन गलत हो गए ये पहले ही देखो यहाँ पे वन तो था ही था आपका तो अगेन आपका आंसर आ जाएगा सी आई होप यू अंडरस्टूड द रीजनिंग आई अप्लाइड हियर है ना एलिमिनेशन से आपका क्वेश्चन हो रहा है देन ऑर्गेनाइजेशंस अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अच्छा ये देखो लास्ट ईयर भी उससे पहले भी अक्सर ये क्वेश्चन ऑफ यूपीएससी एक क्वेश्चन इस तरह का पूछने लग गया है तो ये थोड़ा इजी था इस बार रीजन बीइंग क्योंकि जो आपको पता है कि सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर है ठीक है और सीरियस फ्रॉड है ना मिनिस्ट्री ऑफ सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर नहीं है ठीक है तो ये दोनों तो हो गए गलत ठीक है तो दो अच्छा यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा टफ भी दे रखा है हाउ मैनी हो जब आ जाता है कितनी स्टेटमेंट सही है कितने ऑप्शन सही है तो थोड़ा सा टफ हो जाता है तो सीबीआई हमें पता है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल ये तो लक्ष्मीकांत तक में भी दे रखा है और प्रिजर्व वैल्यूज इन पब्लिक लाइफ एंड इंश्योर हेल्थ ऑफ द नेशनल इकोनॉमी तो बिल्कुल सही है तो एक स्टेटमेंट इसमें से सही है एक मैच इसमें से सही है बाकी दो गलत है ठीक है तो आंसर हो जाएगा ए नेक्स्ट अगर हम बात करें इंटरनेशनल कन्वेंशन नॉट रेटिफाइड देखो नॉट उसने बोल्ड किया है तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप इसको मिस आउट कर दोगे नॉट रेटिफाइड लेकिन एग्जाम के प्रेशर में अक्सर हम थोड़ा जल्दबाजी में गलती इसमें कर सकते हैं इसलिए इस तरह के क्वेश्चंस यूपीएससी बनाता है तो हमें पता है कि
ये देखो इसमें क्या करना है आपने, नॉट रेटिफाइड वाली बतानी है। तो एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी कन्वेंशन इंडिया ने रेटिफाई कर रखी है, ठीक है, आईएलओ की है ये। और एबोलिशन ऑफ फोर्स्ड लेबर कन्वेंशन ये भी हमने रेटिफाई कर रखी है। तो आपको पता है कि 1 और 2 वाले सारे निकाल देने हैं, जिसमें 2 है वो निकाल दो, 1 वाले निकाल दो। अब इसमें से आपको देखो सिर्फ ये पता होना चाहिए कि फिफ्थ, रिडक्शन ऑफ स्टेटलेसनेस। तो आपको पता है हमारी कोई स्पेसिफिक ट्रीटी हमारी नहीं है, हम रिफ्यूजी कन्वेंशन हमने नहीं रेटिफाई कर रखी है, जैसे यहाँ पे देखो ये है रिफ्यूजी कन्वेंशन के बारे में। तो अगेन स्टेटलेसनेस उसी से रिलेटेड एक चीज है, तो इस एरिया में ना हम हमेशा हेजिटेंट रहे हैं, क्योंकि हमारे अदरवाइज बहुत ज्यादा रिफ्यूजीज का इशू रहता है, खास करके नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स में। तो आईआर अगर कोई फॉलो करता है, आईआर अगर अच्छे से किसी ने कर रखा है, तो आप इसको अगर 100% श्योर नहीं भी हैं, तो आपको इसको लेके चल सकते थे कि ये हमने रेटिफाई नहीं की होगी, तो इसका आंसर रहेगा डी। तो ये तीनों स्टेटमेंट, तीनों जो कन्वेंशन है इंडिया ने रेटिफाई नहीं करी है। ओके, देन हम बात करेंगे एआई इम्पैक्ट समिट 2026 की। तो देख लो अगेन करंट अफेयर में से आया है आपका। तो अच्छा इसमें देखो बड़ा ट्रिकी उसने खेला, पीपल प्लानिंग एंड प्रोग्रेस। तो है ना, हम बहुत सारे करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, बहुत डिटेल में हम याद नहीं रख पाते हैं, इतना ज्यादा वास्ट सिलेबस होता है। तो मोस्ट ऑफ पीपल है ना, उन्होंने बोला हाँ हाँ यही है, लेकिन देखो कितना डिटेल में गया है। प्लेनेट यहाँ पे होगा, पीपल प्लेनेट एंड प्रोग्रेस है, तो पहली स्टेटमेंट आपकी हो जाएगी गलत। पहली स्टेटमेंट गलत हो गई, तो ये दोनों आपके निकल गए यहाँ से। अब आपने देखना है कि ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं है, ठीक है। तो इसके प्रियम्बल में हमें पता है कि एक तो देखो डेमोक्रेटिक डिफ्यूजन की बात हुई थी, ये हमें अच्छी तरह पता है, ठीक है। बाइंडिंग फ्रेमवर्क टू सपोर्ट लोकली रेलेवेंट इनोवेशन और रेजिलिएंट एआई इकोसिस्टम्स व्हाइल रिस्पेक्टिंग नेशनल लॉज। तो ये वाला था, अगर देखो बिल्कुल प्योरली करंट अफेयर का क्वेश्चन है, लेकिन एआई न्यूज में है, एआई एक बर्निंग टॉपिक है रिसेंट ईयर्स में, तो ऑब्वियसली ये आपसे एक्सपेक्टेड था कि आप इस समिट को, इंडिया जो भी इनिशिएटिव्स ले रहा है या फिर जितनी भी चीजें हैं, इसको अच्छे से आप फॉलो करें। तो अगेन C 2 and 3 हो जाएगा, फर्स्ट स्टेटमेंट जो है रॉन्ग है। देन अगर हम बात करें तो गाइस देखो बाहर से जो क्वेश्चन है इजी लगते हैं, है ना, किसी ने बहुत अच्छी तैयारी करी होगी उनके लिए क्वेश्चन इजी हैं भी हैं, लेकिन दिस पेपर इज, दीज क्वेश्चंस पर्टिकुलरली ये मॉडरेट से टफ की कैटेगरी में, मॉडरेट टू हार्ड की कैटेगरी में ही है, इसलिए आपने डिसहार्टन नहीं होना है अगर आपके कुछ क्वेश्चंस गलत भी हो रहे हैं, ठीक है। तो अगेन ये एक इजी क्वेश्चन आपके लिए जरूर आ गया है यहाँ पे। देखो कालाधन मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, ये हमें पता है कि थाईलैंड ऐसे हम जाएंगे वहां पे, म्यांमार से अपना बेसिकली कर क्या रहे हैं यहाँ पे हम, बांग्लादेश को सरपास करके, पहले हम देखो मल्टी मॉडल क्यों है, पहले सी के थ्रू जाएंगे हम सितवे पोर्ट पे, वहां से फिर रिवर रूट के थ्रू, फिर धीरे धीरे हम वहां पे इंडिया के नॉर्थ ईस्ट तक पहुंचेंगे। तो ये अगेन एशियन मेंबर कंट्रीज में इन्वॉल्व है, तो ये तो है सही, है ना। इंडिया म्यांमार थाईलैंड हाईवे, ट्राइलेटरल हाईवे, नाम से ही पता चल रहा है, ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा अगरतला अखोरा रेल लाइन है ना, अभी रिसेंट ईयर्स में, ये कोविड के बाद ही शायद ये ओपन हुई थी ये लाइन, तो ये हमें पता है कि बांग्लादेश के साथ है, और करंट अगर आप आईआर में भी पढ़ेंगे तो आप अगरतला अखोरा के बारे में जरूर पढ़ते हैं। तो अगेन ये भी गलत, ये भी गलत, और वन तो होगा ही होगा, तो ये भी गलत, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। देखो आपको एलिमिनेशन में काफी ज्यादा उसने सपोर्ट किया है, इतने टफ ऑप्शंस नहीं बनाए हैं, ठीक है। अगेन ये क्वेश्चन को मैं इजी कैटेगरी में डालूंगा अगर आप आईआर अच्छे से पढ़ते हैं तो, अदरवाइज मॉडरेट, ठीक है। देन मैच द प्रोजेक्ट्स, देखो ये सबको पता होता है, ये वाला तो सबको पता ही होता है ना, दिस वन, ठीक है। भूटान में हमारी जो डिप्लोमेसी है उसका इंपॉर्टेंट हिस्सा है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो हमने वहां पे बनवाए हैं। तो मंगदेचू प्रोजेक्ट अगेन सबको पता होता है, ठीक है। देन स्टोर पैलेस अफगानिस्तान, ये भी हमें पता होगा मोस्ट ऑफ लोगों को। अच्छा श्रीलंका में ये आपका डिक्योआ हॉस्पिटल था, इसके बारे में पता होगा। तो अगेन अगर ये तीन भी आपको पता है तो आपको पता, देखो A3, B2 एंड C4, तो बी इसका आंसर हो जाएगा, है ना, बी इज द राइट आंसर हियर। अच्छा इनमें से हमें पता है अकूला क्लास क्लास सबमरीन नहीं इंडिया में बनती है ना, तो ये तो गलत हो गया। सुखोई
हाल वाले बनाते हैं, है ना, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड वाले बनाते हैं। ये T90 टैंक भी इंडिया में बनता है। तो अगेन ये देखो, ये भी अगेन सब्जेक्टिव है, ऑल्दो इट इज अ इजी क्वेश्चन, लेकिन कुछ लोग इतना डिटेल में नहीं फॉलो करते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा हार्ड हो सकता है, टफ हो सकता है, लेकिन अदरवाइज इट इज एन इजी क्वेश्चन। ठीक है। देन हम बात करते हैं, देखो अगेन दिस इज नॉट एन इजी क्वेश्चन, दिस इज एग्जैक्टली हार्ड क्वेश्चन है, बहुत हार्ड क्वेश्चन में से एक है, लेकिन इसमें आप अपने ट्रिक लगा सकते हैं। देखो इंटरनेशनल रिलेशंस में, इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स अगर किसी ने पढ़ी हो, इंटरनेशनल लॉ और इंटरनेशनल कन्वेंशंस होते हैं, दे आर वेरी रेयरली बाइंडिंग। हमेशा याद रखना है, यूएन को की, देखो यूएन क्लॉज जो था, उसने चाइना के अगेंस्ट जजमेंट दी थी, चाइना ने नहीं मानी, तो कुछ नहीं, हमें पता है कि देखो अगेन थोड़ा सा टेक्निकल हो जाएगा, कि कंट्री में अगर सिटीजन और सिटीजन के बीच में कुछ कन्फ्लिक्ट है, तो उनके ऊपर कोई ना कोई सोवरिन है, गवर्नमेंट सोवरिन है। लेकिन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अगर गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के बीच में कोई कन्फ्लिक्ट है, तो इन गवर्नमेंट से ऊपर कोई सुपर गवर्नमेंट नहीं है, कोई यूनिवर्सल ग्लोबल गवर्नमेंट नहीं है। बाइंडिंग होना बहुत, ये सारे क्या है, एक तरह के प्लेटफॉर्म है ना, कि चार लोग बैठ के बात कर रहे हैं, उस तरह के प्लेटफॉर्म्स ये होते हैं, इंटरनेशनल जितने भी फोरा होते हैं। तो अगेन यहाँ पे बाइंडिंग देख लिया, तो आपको पता है कि भाई ये स्टेटमेंट तो सही हो ही नहीं सकती। ठीक है। तो आपने इसको निकाल दिया, इसको निकाल दिया, अब आपने देखना है कि थ्री, ग्लोबल फोरम फॉर माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट क्रिएटेड अंडर द प्रपोजल ऑफ इनफॉर्मल सिक्योरिटी। देखो ये तो हमें पता ही है, कोफी अन्नान ने इसको माइग्रेशन वाले फोरम को क्या किया था, प्रपोजल इसका रखा था, वॉलंटरी है, नॉन बाइंडिंग इन नेचर है। तो हाँ, ये सही है और सही हो सकता है। तो अगेन सी इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आप उस टाइम प्रेशर में ये रीजनिंग लगा पाए होंगे। देन यूएन ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग यूएन ऑर्गेनाइजेशंस। तो अगर हम बात करें, तो सिर्फ और सिर्फ जो यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी जो यूएन कमीशन है ना, उसी को 2 बार मिला है आपका नोबेल प्राइज। ठीक है, क्या पूछा गया था कि नोबेल प्राइज ट्वाइस, तो यहाँ पे जल्दबाजी में ये भी देख लिया हो, है ना, कि अरे नोबेल प्राइज मिला है, ठीक है, ट्वाइस भूल गए हो पढ़ना, तो भी फंस जाते। तो इन सबको एक एक बार मिला है, इसी को तो कितनी है इनमें से जिसको 2 बार मिला है नोबेल प्राइज, तो सिर्फ और सिर्फ इनको, तो ए इसका हो जाएगा, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। देन यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशन, यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशन, देखो अगेन दिस इज नॉट समथिंग इजी। बेसिकली देखो ये एक तरह से जिन लोगों का पीएसआई और ऑप्शनल है, उनके लिए भी टफ है, क्योंकि ये स्टैटिक डेटा कोई याद नहीं रखता है ना, तो एक तरह का बाउंसर है ये आपके लिए। लेकिन अगेन अगर बहुत अच्छी तैयारी की गई है, तो इट इज नॉट टफ फॉर यू। तो UNMIL जो लिब्रिया में आपका मिशन हुआ था, है ना, उसका टाइम फ्रेम रहा था ये। ठीक है। तो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक मिनुरक्रेट जो है, इसका टाइमिंग रहा था ये। एंड देन योर मिनुस्टा, ठीक है, तो इसका रहा था ये। ठीक है। तो यहाँ पे हम मैच करेंगे डी का 2, है ना, तो इट इज बी। बी आंसर है। टफ क्वेश्चन है, इजी नहीं मैं इसको मानूंगा बिल्कुल भी, क्योंकि हम अक्सर ये सारे एरियाज को छोड़ के जाते हैं, इतना हम इसको नहीं करते हैं। ठीक है। देन आईआर का एक और क्वेश्चन था, बिम्स्टेक पे उसका फोकस रहेगा, क्योंकि अगेन हमारी रीजनल पॉलिटिक्स में सार्क जो है इट इज डोरमेंट, तो बिम्स्टेक अगेन चाइना का एंगल भी उसमें आ जाता है ना, इंडिया आसियान के बीच में एक तरह का लिंक की तरह बिम्स्टेक है। तो ऑब्वियसली ये एक्सपेक्टेड था क्वेश्चन, कुछ ना कुछ से इससे रिलेटेड, है ना, लेकिन इतनी डिटेल में देखो रिसेंट ईयर्स में वो इस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ये हमसे एक्सपेक्टेड था कि हम इसको करके जाते। तो अगेन देखो अगर हम देखें, जो आपका बिम्स्टेक कल्चरल इंडस्ट्रीज ऑब्जर्वेटरी है ना, उसको छोड़ देते हैं एक बारी में, है ना, हम बात करते हैं वेदर एंड क्लाइमेट। ठीक है। बिम्स्टेक वेदर एंड क्लाइमेट का हमें पता है कि नोएडा में है। ठीक है, सेंटर फॉर वेदर एंड क्लाइमेट। अच्छा, बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर बेंगलुरु में, ये भी एक आध बार आपने न्यूज में जरूर देखा होगा, और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर सेंटर थिम्पू में है, भूटान में है। तो अगेन सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। ठीक है। तो अगेन ये भी न्यूज अगर बहुत ज्यादा अच्छे से आप फॉलो करते हैं, तब कहीं जाके आप देखो, अगेन थर्ड को दीमापुर में है,
स्कोप आपका तेजपुर में है, लेह में 14th है और 33rd श्रीनगर में नहीं है। तो डी इसका आंसर हो जाएगा, नॉट करेक्टली मैच्ड। अगेन नॉट दैट इजी क्वेश्चन है ना। इंडिया ईयर बुक एक आया करती थी जिसका रेलेवेंस कम हो गया था, लेकिन अब रिसेंट ईयर्स में इस तरह के क्वेश्चन ईयर बुक वाले क्वेश्चंस वो पूछ रहा है। ठीक है। अच्छा अगेन यहाँ पे देखो कितनी डिटेल में वो जा रहा है। अगेन जैसे आपका पीडब्ल्यूडी वाला एक्ट था जो 2016 में पास हुआ था, लेकिन उसने 2018 लिखा था। ठीक है। तो अगेन यहाँ पे क्या है, रिवैम्प्ड राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान बोलता है कि इसका जो पीरियड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन है यहाँ पे 2022 होगा। फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी हो जाएगी इनकरेक्ट, फर्स्ट स्टेटमेंट हो जाएगी इनकरेक्ट। फिर थर्ड स्टेटमेंट, तो बचे कौन से ऑप्शन, ये और ये। तो टू तो हमें पता है होगा ही होगा। थर्ड पे हम आ जाते हैं। तो सेंट्रल फंडिंग देखो, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है तो सेंट्रल फंडिंग हमें पता है अलग अलग रहती है। कुछ स्टेट्स के लिए 60-40 रहती है, 60 सेंट्रल 40 स्टेट, है ना। यूटीज के लिए 100% रहती है। और जो आपके स्पेशल कैटेगरी 90-10 भी उनके लिए रहती है। तो अगेन ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाएगी। तो बचा क्या, टू, बी ओनली, बी इसका आंसर होगा, टू ओनली। अच्छा अगेन ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ यूरोपियन यूनियन, ये बहुत इजी क्वेश्चन था। आई होप कि मोस्ट ऑफ यू हैव गॉट इट करेक्ट। ठीक है। यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स पूछ रहे थे तो एक तरह से आपको एक हलवा उसने दे दिया था। ठीक है। एक इजी क्वेश्चन भी आपको दिया गया था यूपीएससी के द्वारा। तो दीज वर सम क्वेश्चंस जो आपके पॉलिटी और आईआर के थे। क्वेश्चन पेपर मैंने देखा इवन आफ्टर सिटिंग आउटसाइड द हॉल, है ना, कि ये मैं वहां पे उस प्रेशर में भी इसको नहीं पढ़ रहा हूँ, देख रहा हूँ क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। स्टिल द क्वेश्चन पेपर वाज टफ। ठीक है। तो जो भी देखो, काफी सारे लोगों की आदत होती है कि बाहर बैठ के अपनी क्रेडिबिलिटी बिल्ड करने के लिए वो बड़ी बड़ी फेंकते हैं कि हाँ जी बड़ा आसान था ये, तो इसमें तो 120 कट ऑफ जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन पेपर अनकन्वेंशनल साइड पे ज्यादा था। क्वेश्चंस ऐसे एरिया से ज्यादा थे जिन एरियाज को हम अक्सर लाइटली लेते हैं, सेकेंडरी एरियाज में रखते हैं। और पॉलिटी आईआर में आईआर का वेटेज इतना ज्यादा था, और आईआर भी इजी वाली आईआर नहीं थी। आईआर वो थी जो आप मेंस के लिए प्रिपेयर करते हैं, जब मेंस के लिए आप अपने एक एक चीज अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, वो वाली आईआर यहाँ पे पूछी गई है आपसे। तो अगेन ये पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशन का सेक्शन हमने कर लिया है कवर। बाकी के क्वेश्चन पेपर में बाकी के क्वेश्चंस पे भी हम जल्दी ही आंसर की एक वेरीफाइड एक प्रॉपर आंसर की लेकर के आएंगे, जिसमें विद एक्यूरेसी, है ना, कि 100% एक्यूरेसी की हम कोशिश करेंगे। अगर इन क्वेश्चंस में आपको कोई इशू लगता है, कोई डाउट लगता है, तो यू कैन राइट डाउन इन कमेंट। आपको लगता है कि सर आपने ये नहीं, ये क्वेश्चन होना चाहिए। अच्छा आई विल गिव यू अ लिंक, आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मैं आपको दे दूंगा। अगर किसी को फ्री आईआर का बैच चाहिए, है ना, जिन जिन लोगों का मेंस क्लियर होगा तो, है ना, मतलब प्रीलिम्स क्लियर होगा, मेंस लिख रहे होंगे, उन लोगों के लिए फ्री आईआर का बैच इसी चैनल पे रहेगा 20th of July से, है ना। 20 जुलाई से स्टार्ट होगा, 20 जुलाई से। और उसके लिए रजिस्ट्रेशन लिंक मैं आपको दे दूंगा। उसके अलावा पीएसआईआर ऑप्शनल में जो लोग इंटरेस्टेड हैं उनके लिए भी रजिस्ट्रेशन लिंक आई विल गिव यू। पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस ऑप्शनल, अगर इफ एनी ऑफ यू इज इंटरेस्टेड, उसका लिंक आपने वो गूगल फॉर्म फिल करना है, एंड वी विल गेट बैक टू यू ऑन दैट। ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर नाउ। हम कंटिन्यू करेंगे, एक और वीडियो लेकर के आएंगे, प्रॉपर एक्यूरेट आंसर की लेकर के आएंगे। ठीक है। तो सब्जेक्टिविटी क्वेश्चंस में पॉलिटी और आईआर के क्वेश्चंस में सब्जेक्टिविटी थोड़ी सी कम है, लेकिन बाकी एरियाज में अगर हम देखें, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे, सी, एक तरह से केस स्टडी उसने आपसे पूछ लिया है ना। दिस इज अ सॉर्ट ऑफ केस स्टडी, दिस इज अ सॉर्ट ऑफ केस स्टडी बीइंग आस्क्ड। ठीक है। ये किस तरह के, मतलब यूपीएससी इज जो है वो धीरे 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 बदलता जा रहा है ना। दिस लुक एट दीज क्वेश्चंस, लुक एट दिस क्वेश्चन, ये एथिक्स का क्वेश्चन है एक तरह से, है ना। एथिकल डिलेमा में आप एक तरह से यहाँ पे हैं। सॉरी दिस वाज द क्वेश्चन बेसिकली। तो गवर इवन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के क्वेश्चन आपके ऑप्शनल के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन पेपर वाज अ बिट टफ, एंड सी सेट देखते हैं कैसा आता है। तो दिस इज ऑल फॉर नाउ। आपको रजिस्ट्रेशन लिंक मिल जाएगा, आपने गूगल फॉर्म जरूर भरना है। अगर आपको आप मेंस लिख रहे हैं और आपको फ्री आईआर का, इंटरनेशनल रिलेशंस का फ्री अप टू डेटेड बैच चाहिए, आई विल टीच यू।
एंड पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। अगर काफ़ी सारे लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, तो वी विल ट्राई टू डू इट फॉर फ्री एज़ वेल, उसको भी फ्री करने की कोशिश हम करेंगे, ठीक है? सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। आई होप कि आपका सबका अच्छे मार्क्स आए हैं प्रीलिम्स में, स्पेशली जीएस में, और आप सभी मेंस लिखें, ओके? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर, जो बाकी के लेफ्ट जो आपका पेंडिंग पोर्शन है जिसकी आंसर की हमने नहीं किया है। तो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।